ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का, वो भी सेकेंड ईयर के लिए। मैंने देखा काफ़ी बच्चे मुझे जो है मैसेज भी कर रहे थे व्हाट्सएप वगैरह पे, कोई यूट्यूब पे कमेंट कर रहा कि सर थ्योरी वगैरह का तो आपने करा दिया, फर्स्ट ईयर का मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन करा दिया था पर सेकेंड ईयर का नहीं हुआ था। तो काफ़ी बच्चे परेशान थे सर कि हमें सेकेंड ईयर का भी क्वेश्चंस करा देते कि जिससे हम पास हो जाए, क्योंकि यार देखो थ्योरी पे सब लोग ध्यान देते हैं और उससे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराए हैं, तो उसमें पास होना तो आसान है, आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन रही बात वर्कशॉप कैलकुलेशन की, तो आपको मालूम होगा आपके जो क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 40 क्वेश्चन आपके थ्योरी से होंगे और 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन का, और पास आपको दोनों में करना है। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी का 30 क्वेश्चन कर दिए तो आपका काम बन गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं किए, या 40 में 40 थ्योरी कर दिए वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं किए तो पास हो जाएंगे। आपको दोनों सब्जेक्ट में पास करना है, मतलब उस 20 क्वेश्चन में भी पास करना है आपको, वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी और थ्योरी में भी। अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपकी बैक लगती है या फेल होते हैं आप, तो आपको फेल माना जाएगा, आपको दोबारा फिर से वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर अलग से देना पड़ेगा जब बैक पेपर होगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल हो, क्योंकि हमारा शुरू से यही प्रयास रहा है कि जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हों वो सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, उसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पास होंगे तो मैं पास होऊंगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम नहीं मेरा एग्जाम है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए मैंने सेकेंड ईयर के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन की मैंने वीडियो बनाने की सोची है, और वो भी सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन दूंगा। कितने? सिर्फ 40 क्वेश्चन। काफ़ी बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि यार कैसे होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ 40 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो जब आप एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन से आएंगे ना, उसमें 15 प्लस आपको इसमें से ही मिल जाएंगे। ठीक है, पास होने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपने सिर्फ इन 40 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो। किसके लिए यह आप देख रहे हैं, आप लिखा हुआ फिटर के लिए, टर्नर के लिए, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मतलब जितने भी मैकेनिकल ग्रुप के हैं, मैकेनिकल ग्रुप की जो भी ट्रेड होती है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएसी हो गया आपका, मोटर व्हीकल हो गया, जितनी भी आपकी 2 वर्ष वाली ट्रेडें मैकेनिकल ग्रुप के अंतर्गत आती हैं, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्लस जो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ठीक है, जो भी 2 वर्ष वाली ट्रेडें हैं उनमें भी यही क्वेश्चन आ रहा है। दरअसल सिलेबस आपका अलग है फिटर वाला और इलेक्ट्रीशियन का सेकेंड ईयर में, लेकिन इस बार जो 19 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम में, वह सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोनों ग्रुपों में, मैकेनिकल ग्रुप में भी और इलेक्ट्रीशियन ग्रुप में भी, इलेक्ट्रिकल ग्रुप में भी, दोनों में सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो सभी लोग देख सकते हैं और सभी के लिए यही क्वेश्चन है और इसी में से आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसीलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला है 40 क्वेश्चन, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा करके आओ और अच्छे नंबर से पास हो। बाकी आप अगर फुल टू फुल मार्क लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मालूम है हमारी वेबसाइट है www.globalit.org। यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इस वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखा है। इस वेबसाइट पे आप जाइए www.globalit.org और वहाँ पे आप अपना टेस्ट दीजिए। उसमें सारे क्वेश्चन हैं, अगर उन सारे क्वेश्चन को आपने रट लिया तो फुल टू फुल मार्क 20 में 20 आएगा। नहीं तो आप इसको पढ़ लीजिए। आप वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको जो मैंने दिया हुआ टेस्ट सीरीज उसको आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो 40 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 4 पार्ट में, इसको आप किसी तरह भी घोल करके पी जाइए या किसी तरह भी कैसे क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो कोई नहीं है जो आपको पास होने से रोक ले। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है ना, मैं उसी वेबसाइट पर डाल दूंगा। इस पीडीएफ को आप globalit.org वाले वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पे आप लोग जानते हैं जो हमारी वेबसाइट है globalit.org, इस पे जाना है। उस पे जाएंगे तो उसमें आपको कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, हिंदी में लिखा हुआ क्या, कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, और उसी में आपको मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन के नाम से, वर्कशॉप कैलकुलेशन। आप वर्कशॉप कैलकुलेशन पे जब क्लिक करेंगे ना तो इसमें फिर नीचे आप स्लाइड करके देखेंगे 2-3 ऑप्शन दिखाई देगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर, वर्कशॉप कैलकुलेशन फिटर सेकेंड ईयर, वर्कशॉप कैलकुलेशन इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर। तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप वाले इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लेना और फिटर वाले फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लेना। हालांकि दोनों में एक ही पीडीएफ है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना और वहीं पे आप टेस्ट सीरीज भी दे पाओगे। उसी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाओगे।
चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट? किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा है कि कोई गतिपरक मतलब गतिमान वस्तु, कोई गतिमान वस्तु है तो उसके विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है? कोई वस्तु गति कर रही है तो घर्षण बल उससे किधर किस दिशा में काम करेगा? इंक्लाइन टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के प्रति झुकाव, मतलब जिधर वस्तु झुकी होगी, या फिर अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के विपरीत घर्षण बल किधर काम करेगा? वस्तु के समांतर काम करेगा, वस्तु के लंबवत काम करेगा। तो देखिए, मान लीजिए यह रोड है या कोई स्थान है जिस पर कोई वस्तु है और यह क्या कर रही है? इस दिशा में गति कर रही है। किधर? आगे को। जो वस्तु आगे को गति करेगी, ठीक है, कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे ये डस्टर है, मान लीजिए आपने कहीं पे रख दिया, अब इसको मैं धक्का दे रहा हूं तो भाई अपने आप डस्टर नहीं चल रहा ना। अगर डस्टर अपने आप यहाँ पे नहीं चल रहा, इसका मतलब कोई चीज इसे पकड़ रखा है। जब हम इस पे धक्का देते हैं तब ये आगे चलता है, जब हम इस पे धक्का दे रहे हैं तब ये चल रहा है। इसका मतलब कोई चीज इसको पकड़ रखा है, खींच रखा है। तो अगर हम इस वस्तु को इधर आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर कोई दूसरा बल इसे पकड़ रखा है तो वह इसे किधर खींच रहा होगा? इस दिशा में। मतलब वस्तु को गति हम इधर कराना चाह रहे हैं लेकिन उसके फ्रिक्शन फोर्स उसके विपरीत दिशा में लगता है। तभी फ्रिक्शन की वजह से ही हम जमीन पर चल पाते हैं, कोई गाड़ी या कार हमारी जमीन पर चल पाती है, ठीक है। उसी वजह से हमारा ब्रेक काम करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, घर्षण बल नहीं होता, तो अगर आप किसी गाड़ी को या साइकिल पर एक पैडल मारते, साइकिल चलती और चलती ही रहती, वो रुकती ही नहीं। साइकिल किस वजह से रुकती है? फ्रिक्शन की वजह से। उसके टायर और जो हमारी जमीन है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से उसकी रेस कम हो जाती है, आपको बार बार पैडल चलाना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम जमीन पर चल पाते हैं। आप आगे को चलते हो तो स्लिप नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है, आपको पीछे की तरफ खींचे। आप आगे जा रहे हो, आप आगे को गिर जाते चलने में, लेकिन आप क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आपको पीछे की तरफ खींचे हुए है। तो जिस दिशा में गति होती है उसके जस्ट विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए गति इधर को हो रही है इस दिशा में, तो फ्रिक्शन फोर्स इस दिशा में काम करेगा, उसके जस्ट विपरीत। तो वही पूछा था कि किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है? घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में काम करता है। मतलब ऑप्शन बी सही होगा, वस्तु के विपरीत दिशा में हमारा घर्षण बल काम करेगा। कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो उस पर स्थैतिक घर्षण लगता है, मतलब स्थिर है अगर वस्तु तो उस पर स्थैतिक घर्षण। गतिमान है तो गति घर्षण काम करता है। और अगर पूछा जाए घर्षण बल कब कम या ज्यादा होता है? जब वस्तु गति की अवस्था में होती है तब उस पर घर्षण बल कम काम करता है स्थैतिक की अपेक्षा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं शुरू में इसको गति में लाना चाह रहा हूँ, इस वस्तु को मैं इससे धक्का दे रहा हूँ कि यह आगे को चले। आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे वस्तु पे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। मतलब आप चाहोगे आगे को जाए, फ्रिक्शन फोर्स चाहेगा या नहीं जाए। जैसे जैसे आप बल का मान बढ़ाते जाओगे, 10 kg बल लगाओगे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी 10 kg काम करने लगेगा। आप उस पे 20 kg बल लगाओगे, फ्रिक्शन फोर्स भी 20 kg हो जाएगा। मतलब आप जितना कोशिश करोगे कि वस्तु गति में आ जाए, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही कोशिश करेगा कि हम इसको नहीं जाने देंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स का भी मान बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही वस्तु गति में आ जाएगी, जब स्टार्टिंग में नहीं चल रही थी, लेकिन आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वस्तु हमारी गति में आ जाएगी, वो चल पड़ेगी। तो जैसे ही वस्तु चल पड़ेगी उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहे, अगर कोई कार खड़ी है, ठीक है, कार है या कोई वस्तु है, अगर आप उसे धक्का स्टार्टिंग में जब धक्का दे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, पर जब एक बार वो चल देती है तो उसके बाद आप कम फोर्स लगाते हैं तब भी वो चलती रहती है। जब कोई चीज़ स्टार्टिंग में खड़ा है, कार को आप एग्जांपल ले लीजिए कि उसको आपने न्यूट्रल कर रखा है, आप उसे धक्का दे रहे हैं, तो शुरू में जो फोर्स लगाना होगा आपको ज़्यादा लगाना होगा। जब एक बार वो गति में आ जाएगी ना तो कम फोर्स लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु गति में आती है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, वस्तु जब स्थित है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा काम करता है, गति की अवस्था में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है लेकिन कम काम करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्स? कौन सा घर्षण बल पर निर्भर करता है? कि इनमें से कौन सा है जो घर्षण बल पर निर्भर करता है? घर्षण बल हमारा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। धातुओं के प्रकार, इससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्टेक्ट सरफेस, संपर्क सतह, मतलब वस्तु जिस सतह पे संपर्क की हुई है, तो ये सही चीज है कि हमारा घर्षण बल इसी पे डिपेंड करता है। क्यों? मैं बता दूं आपको। मान लीजिए कोई सरफेस है,
और ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है, बिल्कुल प्लेन सरफेस, उस पर कोई वस्तु रखी हुई है, आप उसे अगर धक्का दोगे तो आसानी से उस पर स्लिप कर जाएगी, सरक के आगे बढ़ जाएगी। भाई स्लिप कर जाएगी ना, सरक जाएगी, खिसक जाएगी, आगे बढ़ जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि वह जो सतह था, जो कांटेक्ट सरफेस, मतलब जो वस्तु से संपर्क सरफेस थी, वो प्लेन थी, खुरदरापन नहीं था, वो प्लेन थी। तो उस पर जब प्लेन सतह होती है तो फ्रिक्शन फोर्स कम काम करता है। भाई प्लेन जगह पे आप इस तरफ फिसल के गिर जाते हो, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वहां कम काम कर रहा है। और अगर यही कोई खुरदरी सरफेस हो, सरफेस कैसी हो? खुरदरी सरफेस हो, और इस पर कोई वस्तु रखी हुई हो, खुरदरी सरफेस होगी, उस पर कोई वस्तु, तो उसे आप जब धक्का दोगे तो वो जल्दी नहीं आगे खिसकेगा, उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। इसका मतलब खुरदरी सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स अधिक काम करता है, जल्दी वस्तु स्लिप नहीं करेगी ना। जहाँ भाई इसीलिए आपके जो चप्पल वगैरह होते हैं उसमें भी देखते हैं, जब नया चप्पल होता है, आपका स्लीपर होता है या चप्पल होता है, नया होता है, तो आप चलते हो तो जल्दी स्लिप नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके नीचे की जो गोटियाँ होती है या जो उसका स्लॉट कटे होते हैं वो ज़्यादा खुरदरापन होता है उनमें, तो फ्रिक्शन फोर्स, खुरदरापन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, आप स्लिप नहीं करोगे। जैसे जैसे आपका स्लीपर या चप्पल पुराना होने लगता है, वो नीचे की गोटियाँ उसकी क्या होती है, घिसने लगती है, फिर आप स्लिप करके कहीं भी गिर जाते हो और आपकी बेइज्जती हो जाती है। तो किस वजह से हो पाया? क्योंकि उस पे का जो नीचे का आपका भाई गोटी सी या जो स्लॉट था वो प्लेन हो गया। जब प्लेन हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमारा कांटेक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है कि जो हमारी वस्तु है जिस सतह पे कांटेक्ट कर रही है वो कैसा है, प्लेन है या खुरदरापन है, उस पे डिपेंड करता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आपको ध्यान देना है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो वस्तु की स्थिति पे निर्भर करता है। ठीक है, उसके आकार या क्षेत्रफल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स हमारा वस्तु के, इस पॉइंट को नोट करना, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है? तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा वस्तु के आकार और क्षेत्रफल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके आकार कैसा है वस्तु का, क्षेत्रफल कितना है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता है। इसको जरूर नोट करना। फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल, हमारा फ्रिक्शन फोर्स वस्तु के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, जहां आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आपको सबसे पहले वहां मिलता है। यूट्यूब पे बाद में पड़ता है, कोई भी ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है तो भी हम वहाँ शेयर कर देते हैं। तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना, उसका मैं लिंक दे दूँगा उस फेसबुक का, आप वहाँ फेसबुक वाले ग्रुप पर भी हमसे जुड़ जाइए। ग्लोबल ITI यूथ के नाम से, किस नाम से? ग्लोबल ITI यूथ के नाम से है। आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। मतलब कि भागों के चारों ओर लगातार लूब ऑयल छिड़कने के लिए, ऑयल छिड़कने के लिए, स्नेहन करने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सी स्नेहन प्रणाली प्रदान की जाती है? कह रहा है इनमें से कौन सी स्नेहन प्रणाली है जो लगातार भागों के चारों ओर तेल का छिड़काव करता रहता है? किसकी मदद से? एक रिंग की मदद से, जिसे रिंग लुब्रिकेशन भी बोलते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है? देखिए लुब्रिकेशन जनरली हमारा 3 टाइप का होता है। ग्रेविटी फीड होता है, ठीक है, स्प्लैट फीड होता है और फोर्स फीड होता है। फोर्स फीड और प्रेशर फीड लगभग एक ही चीज़ हो जाएगी, फोर्स और प्रेशर। तो ये 3 टाइप का होता है। फोर्स फीड सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे लुब्रिकेशन फोर्स के द्वारा किया जाए। फोर्स के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने सुना होगा जनरली कहीं से भी जेसीबी से खुदाई शुरू होती है तो काफ़ी भीड़ लग जाती है। अगर आप भी कभी उस भीड़ में शामिल हुए होंगे तो आपने देखा होगा जब जेसीबी खुदाई कर लेती है ना, तो उसमें वो लोग ग्रीस डालते हैं। जहाँ से उसका वो जो उसका खोदने वाला होता है, जहाँ से मुड़ता है, वहाँ पे क्या ग्रीस डालते हैं। तो ग्रीस को डालने के लिए वो क्या यूज करते हैं? ग्रीस गन यूज करते हैं। आपने देखा होगा गन टाइप का होता है, उसको प्रेशर से दबाते हैं, जब दबाते हैं तो ग्रीस उसमें से आगे निकलता है, उसको डालते हैं। तो ग्रीस गन मतलब उसमें प्रेशर लगाया जाता है जिससे कि ग्रीस बाहर आए। तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? फोर्स फीड सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। जो ग्रीस गन मेथड है वह फोर्स फीड, मतलब फोर्स के द्वारा हमने ग्रीस को बाहर निकाला। या फिर ग्रीस कप भी होता है, जिसमें एक कप होता है
और ऊपर इस पर ढक्कन लगा होता है, और यहाँ पूरा थ्रेड कटा हुआ दोनों साइड, इस पूरा थ्रेड कटा हुआ है, इस पर ऊपर ही ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन के अंदर थ्रेड कटा होगा और यहाँ पे होल होता है, इसमें ग्रीस भरी होती है। जैसे जैसे हम ढक्कन को टाइट करते हैं, ढक्कन इस थ्रेड के सारे नीचे आता है और इस पर क्या होगा, जो इसमें ग्रीस होगी इस पर प्रेशर पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो ग्रीस यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये जो ग्रीस कप है यह भी हमारा फोर्स फीड के अंतर्गत आ जाता है। या बाई हैंड प्रेशर होता है, हैंड पंप प्रेशर बोलते हैं, हैंड पंप की तरह उसको चलाते हैं तब उसमें प्रेशर के द्वारा हमारा ऑयल जाता है, तो वह सब फोर्स फीड के अंतर्गत आ जाएगा। स्प्लैश फीड में क्या होता है, स्प्लैश फीड का मतलब होता है छिटक करके स्नान करना। स्प्लैश मतलब छिटकना, जब कहीं पे छिड़काव करके छिटक करके स्नान हो तो उसे स्प्लैश फीड सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में आता है रिंग लुब्रिकेशन, अगला है ना रिंग लुब्रिकेशन। तो रिंग लुब्रिकेशन हमारा स्प्लैश फीड सिस्टम के अंतर्गत आता है। स्प्लैश मतलब छिटक कर, मतलब जहाँ पे छिटक करके स्नान किया जाता है वही हमारा स्प्लैश फीड सिस्टम होता है। तो इसमें क्या रिंग का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई साफ्ट है, ये साफ्ट है और इसके नीचे क्या रहता है ऑयल, इसमें एक कुंड होता है जिसमें ऑयल भरा रहता है, और इस साफ्ट पे यहाँ स्नान करने के लिए हम क्या करते हैं, इस साफ्ट पे रिंग डाल देते हैं। रिंग मतलब अंगूठी टाइप का घेरा, ऐसे एक इसमें रिंग डाल दिया जाता है अंगूठी टाइप का। अब जब साफ्ट चलेगी तो ये रिंग भी इस पे घूमेगी, जब रिंग घूमेगी तो ये तेल से यहाँ पे टकराएगी, जब तेल से टकराएगी तो इसमें छिटक करके इस साफ्ट पे स्नान होता रहेगा। तो यह रिंग लुब्रिकेशन होता है जो स्प्लैश फीड सिस्टम के अंतर्गत आता है। या चेन लुब्रिकेशन भी इसी के अंतर्गत आता है। कौन सा, चेन लुब्रिकेशन। चेन लुब्रिकेशन में क्या होता है, इस पर एक पुली वगैरह या गियर वगैरह तो उस पर एक चेन चढ़ा दिया जाता है। वह चेन क्या होगा, वह भी ऐसा ही चेन रहेगा जो चेन लगातार घूमता रहेगा, इस तेल से टकराएगा, फिर वापस जाएगा यहाँ स्नान करेगा, फिर तेल से टकराएगा। तो चेन लुब्रिकेशन भी स्प्लैश फीड सिस्टम के अंतर्गत आता है, छिटक कर स्नान करने वाले के अंतर्गत आता है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण वाले की बात करें, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये स्नान हो, जैसे ठीक है कोई ऑयल कप होता है, मतलब किसी भी कप में ऑयल भर दिया जाए और इसमें थोड़ा सा छेद कर दिया जाए तो ऑयल टपक टपक करके नीचे गिरने लगा। कोई भी चीज़ ऊपर से टपक के नीचे क्यों गिरता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। या फिर वीक फीड लुब्रिकेटर भी होता है, वीक फीड। वीक फीड मतलब बत्ती वाला, बत्ती बोलते हैं, ठीक है। बत्ती का मतलब जैसे आपने पहले दिया देखा होगा, दिया जो कैरोसिन ऑयल होता था, मिट्टी का तेल हम दिया में डालते थे और उसमें एक बत्ती लगा देते थे, तो वो क्या करता था, उसमें से तेल लेकर के वो जलता था, ठीक है। या फिर जो आपने जो दिवाली वगैरह में भी दिया जलाई जाती है तो दिए में जो घी होता है तो रुई का हम बत्ती बना लेते हैं और वो जलता रहता है आपका। तो उसी तरह से इसमें होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, इस छेद में बत्ती लटका देते हैं जो कि इसमें से तेल को सोखता रहता है और टपक टपक के स्नान होता रहता है, ठीक है। तो किसकी वजह से वो टपकता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो गुरुत्वाकर्षण में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था कि भाग के चारों लगातार लूब ऑयल छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सा, तो हम रिंग किस में लगा रहे हैं, स्प्लैश वाले में, इसका मतलब वह स्प्लैश फीड सिस्टम कहलाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए 20 kg ऑब्जेक्ट विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24, मतलब 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg की वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है, बल की बात कर रहा है। एफ हमसे पूछ रखा है कि एफ क्या होगा, कितने केजी की वस्तु है, 20 kg की वस्तु, वस्तु का मतलब भार दे रखा है। 20 kg की वस्तु है मतलब उसका 20 kg की वस्तु मतलब क्या, केजी मतलब किलोग्राम, मतलब उसका वजन दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 kg दे रखा है, ठीक है। घर्षण गुणांक दे रखा है 0.24, घर्षण गुणांक को म्यू से दिखाते हैं 0.24। मैं अभी आपको फार्मूला बता देता हूँ ये कहाँ से आता है। अगर मान लीजिए कोई हमारी ये ऐसे सरफेस है, सरफेस पे हमारी क्या रखी हुई है, कोई सतह पे हमारा कोई वस्तु रखा हुआ, तो वस्तु का जो भार होता है भाई, अगर वस्तु किसी सरफेस पे ऐसे रखी हुई है तो इसका पूरा लोड कहाँ लग रहा है, इस सरफेस पे लग रहा होगा, मतलब इस वस्तु का भार यहाँ होगा W, इसका पूरा भार इस सरफेस पे लग रहा होगा। और आपको पता होगा न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन ने बोला था क्रिया प्रतिक्रिया कि किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे आप इसको धक्का दे रहे हैं इस दीवार पे, दीवार आगे क्यों नहीं जा रही, आप जितना धक्का देते हैं दीवार उतना ही फोर्स उधर से भी लगाती है, इसीलिए वहाँ पे वो स्थिर है।
जहां आपका फोर्स इस दीवार के द्वारा लगाए गए फोर्स से ज़्यादा होगा तब यह दीवार टूट जाएगी। जब हैमर से भी चोट लगाते हैं तो दीवार क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि जितना फोर्स हम हैमर से दीवार पर लगाते हैं उतना ही फोर्स उसकी तरफ से हमारे हैमर पर लगाया जाता है, तब दीवार नहीं टूटती है। जहाँ आपका फोर्स ज़्यादा होता है उस दीवार के द्वारा लगाए गए फोर्स से तुरंत टूट जाता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो यहाँ भी वही हालत है, जब वस्तु इस सरफेस पर रखी गई है तो यह फोर्स लग रहा होगा W, भार इस सरफेस पे पड़ रहा होगा, और इतना ही दबाव जब इस पे पड़ेगा तो क्या इसकी प्रतिक्रिया देगा, मतलब जितना फोर्स इस पे लग रहा होगा इस सतह पे उतना ही दबाव यह सतह ऊपर दे रही होगी, तब यह सरफेस बिल्कुल सीधी है। अगर वस्तु का दबाव ज़्यादा होता तो यह सरफेस क्या होती, यहाँ बीच से मुड़ जाती, टेढ़ी हो जाती। लेकिन हमारी सरफेस बिल्कुल सीधी है, क्योंकि वस्तु जितना लोड हमारी इस सरफेस से लगा रही है यह सरफेस उतना ही लोड इसके ऊपर विपरीत दिशा में लगा रहा है, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में भी उतना ही लोड काम करेगा, उसी को बोलते हैं R। मतलब प्रतिक्रिया, अविलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं, प्रतिक्रिया कर रहा है। मैंने बताया ना क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, जब इस वस्तु का भार इस पे काम किया तो इसके बदले में क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुआ, तो इसने उतना लोड ऊपर लगा दिया, उसको वो दिखाते हैं कैपिटल R से, और इसे बोलते हैं अविलंब प्रतिक्रिया, अविलंब प्रतिक्रिया। अब इस वस्तु को चलाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करेंगे, बल लगाया मैंने, इसको खींचा मैंने, कितना बल लगा करके मैं इसे खींच रहा हूँ, P बल लगा करके। जब मैं P बल लगा करके इसे खींच रहा हूँ तो इसके इतना बल मैंने लगाया इसे खींचने के लिए, तो जितना बल मैं लगाऊंगा उतना ही बल इसके विपरीत दिशा में काम करेगा इस वस्तु को रोकने के लिए, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आई बात समझ में? इस वस्तु को खींचने के लिए मैंने P बल लगाया, तो जितना बल मैं लगाऊंगा इस वस्तु को खींचने के लिए उतना ही बल इस वस्तु की विपरीत दिशा में लगेगा, जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। वह बल इसे रोकना चाहेगा, उसका विरोध करेगा उसी गति का, तो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ से हमारा आता है फार्मूला F = μ R। जो हमारा बल होता है ना वह अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात होता है इन दोनों का। मतलब आप कह सकते हैं जो बल होता है वो अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती होता है। मतलब जितना ही अविलंब प्रतिक्रिया का मान बढ़ेगा उतना ही बल का भी मान बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स का भी मान बढ़ेगा। जो फ्रिक्शन फोर्स का मान है वो अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती होता है। यहीं से इन दोनों का रेशियो भी आता है, F/R कह के आप बराबर लिख सकते हैं स्थिरांक। यही स्थिरांक हमारा म्यू होता है, जिसको हम कहते हैं घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक। तो यहाँ से फार्मूला आता है, सॉल्व कर लेते हैं। हमें W का मान 20 kg दिया हो, मैंने बताया जो W का मान होता है इसी के जस्ट बराबर R होता है। मतलब W = R होता है, वैसे ही P मतलब जो हम बल लगाते हैं वो बराबर होता है F के। मतलब P और F, बल और फ्रिक्शन बल, मतलब घर्षण बल और बल दोनों बराबर होते हैं। वस्तु का भार और अविलंब प्रतिक्रिया दोनों बराबर होते हैं, मैंने बताया अभी। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जो W का मान है 20 kg, इसको हम R भी कह सकते हैं। और हमें निकालना क्या था यहाँ पे? आवश्यक बल का मान। मतलब जो F का मान है उसी को P भी कह सकते हैं, बल भी कह सकते हैं। घर्षण बल है और यह क्या है? बल है, दोनों एक ही बात है। तो आप यहाँ पे P लिख लीजिए चाहिए, P = μR, क्योंकि हम बल निकाल रहे हैं। म्यू का मान कितना है? 0.24 है, इंटू R का मान कितना है? R का मान हमने यहाँ से देखा 20 kg है। गुणा कर लीजिए, 2 चौको 8, 2 दूना 4, ठीक है। एक अंक दशमलव खिसक जाएगा, 4.8 हो जाएगा kg। बल की बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला को जरूर इसको नोट कीजिएगा, F = μR। इस फार्मूले पे बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं? शरीर का सभी भार जिस पे केंद्रित होता है, जहां पे संतुलन में आ जाए। जैसे यह डस्टर है, अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो ये गिर जा रहा है, यहाँ रख रहा हूँ तब भी गिर जा रहा है, पर एक स्थिति ऐसी होगी जहाँ पे बैलेंस बन जाएगा। सॉरी, जहाँ पर क्या होगा कि यह संतुलन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रुका हुआ है, इस पे क्या आ गया? संतुलन में आ गया। मतलब यह जो पॉइंट है इसका यही पॉइंट क्या होगा? यही पॉइंट होगा आपका गुरुत्व केंद्र, जिस पर वस्तु संतुलन में आ जाए।
तो वही पूछ रहा है उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, केंद्रक क्या होता है? तो जिस वस्तु में भार ना हो, भाई इसमें तो भार था ना, जिसमें भार ना हो, जैसे ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति का जियोमेट्रिकल फिगर, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, ये सब जो वृत्त हो गया, ये सब क्या ज्यामितीय आकृति है, इनमें भार नहीं होता, इनका क्षेत्रफल होता है। तो जिन वस्तुओं का भार नहीं होता, जिनमें सिर्फ क्षेत्रफल होता है, उसको जो उसका केंद्र होता है उसको सेंट्रॉयड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, और जिनमें भार होता है उसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। लेकिन हम इस सेंट्रॉयड को भी गुरुत्व केंद्र कह लेते हैं। यहीं पे जो सेंट्रॉयड है ना, मतलब त्रिभुज का जो केंद्रक होगा उसी को गुरुत्व केंद्र भी कह देते हैं। तो जो सेंट्रॉयड निकालने का तरीका है, गुरुत्व केंद्र निकालने का तरीका है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस ज्यामितीय आकृति का गुरुत्व केंद्र इसकी आधार से इसकी ऊंचाई का 1/3 है? देखिए अलग अलग दिया हुआ, मैं सबका बताऊंगा गुरुत्व केंद्र क्या होता है। जैसे वर्ग का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? वर्ग, तो वर्ग का गुरुत्व केंद्र जो होता है उसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को जहां काटते हैं वही पॉइंट होता है वर्ग का गुरुत्व केंद्र। वर्ग का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? जो वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं वही उसका गुरुत्व केंद्र होता है। रैम्बस मतलब समचतुर्भुज या विषम कोण भी कह सकते हैं इसको। समचतुर्भुज मतलब इसमें भी भुजाएं इसके समान होंगी लेकिन कोण इसके 90 डिग्री पर नहीं होते हैं। ठीक है, इसका भी जो विकर्ण होगा एक दूसरे को जहां काटेगा वही इसका क्या हो जाएगा? इसका गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है? उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। माध्यिका मतलब इसके बीच से जो रेखा है और सामने वाली भुजा के सेंटर पे मिलाया जाता है। सामने वाली भुजा पे कहाँ मिलाया जाएगा? सेंटर पे। अब यहाँ से यही इसकी माध्यिका हो गई, अब ये वाली माध्यिका यहाँ चली जाएगी और ये वाली माध्यिका यहाँ चली जाएगी। तो ये तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं वही त्रिभुज का केंद्रक होता है। और ये कहाँ होता है? तो त्रिभुज की जो ऊंचाई है, मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज का टोटल ऊंचाई कितना है? h है, तो इसकी केंद्रक की ऊंचाई कितनी होगी? इसकी केंद्रक की ऊंचाई होगी h/3, मतलब इसकी ऊंचाई के 1/3 दूरी पर त्रिभुज का केंद्रक होता है, वही आपका गुरुत्व केंद्र होता है। तो ऊंचाई का 1/3 कौन होता है? त्रिभुज में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और वहीं पे शंकु की बात करें, शंकु इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें भी जो होता है हम इसकी यहाँ बीच में एक्सिस पे लाइन खींचेंगे, 30 लाइन पर और यहाँ पर 30 पॉइंट से यहाँ तक इसकी जो होगी क्या होती है? ऊंचाई होती है। ऊंचाई से h/4 दूरी पर, कहाँ पर? इसकी ऊंचाई का जो h/4 होता है मतलब 1/4 दूरी पर, 1/3 दूरी पर त्रिभुज का केंद्रक होता है, ग्रेविटी होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और 1/4 दूरी पर कोण का, शंकु का होता हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोनों ध्यान रखना, h/3 त्रिभुज का और h/4 शंकु का है। तो यहाँ पे 1/3 मतलब ऊंचाई का 1/3 या h/3 कह लीजिए, तो किसका है? त्रिभुज का होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट चार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं? देखिए वृत्त में जीवा होता क्या? यह हमारा हो गया सर्कल, ठीक है, यह हो गया इसका सेंटर। तो एक परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जो मिलाने वाली रेखा होती है वही जीवा होती है। यह जीवा, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं जीवा का मान बढ़ता जाता है। जैसे यह जीवा हो गई, यह वृत्त का सेंटर, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, देखिए जीवा का मान बड़ा होगा ना, जीवा बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं वृत्त की जीवा बड़ी होती जाती है। ये जीवा है हमारी। तो जब हम वृत्त के सेंटर पर पहुंचेंगे, बिल्कुल सेंटर पे, तो ये सबसे बड़ी लाइन होगी। फिर जैसे जैसे हम नीचे बढ़ने लगेंगे फिर लाइन छोटी होने लगेगी। इसका मतलब जीवा का मान सबसे अधिक कहाँ निकल रहा है? वृत्त के सेंटर पर। वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है वो वाली जीवा सबसे बड़ी है। और आपको मालूम है वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वह व्यास कहलाता है।
इसी को व्यास कहते हैं ना। तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा व्यास कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सा है, डायमीटर है, व्यास है। आर्क का मतलब चाप होता है, जो यहाँ से आए, मान लीजिए अगर मैं इस जीवा की है तो ये जो ऊपर इतना दूरी है, इसी दूरी को क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, चाप बोलेंगे। और उसके बाद रेडियस क्या है, तो यह सेंटर से, इस सेंटर से और परिधि तक की जो दूरी होती है ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, मतलब उसके सेंटर से, वृत्त के सेंटर से परिधि तक की जो सीधी दूरी होती है वही उसकी त्रिज्या होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेमी है और अभिप्रेत कोण 30 डिग्री है। देखिए हमें त्रिज्य खंड का फार्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको दो फार्मूला बताऊंगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए, और यहाँ पे क्या पूछा था, चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। त्रिज्य खंड होता क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, पूरा सर्कल हो गया। और इसके किसी भाग की बात करें, दो त्रिज्याओं के बीच जो भाग होगा, मान लीजिए इसका यह सेंटर है, ठीक है, तो एक त्रिज्या इधर जाएगी और एक त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बीच ये जो भाग है ना, जो ये भाग आपको दिख रहा है संपूर्ण भाग, यही क्या होता है, त्रिज्य खंड होता है। मतलब एक त्रिज्या के बीच जो खंड ले लिया जाए, त्रिज्य मतलब त्रिज्या, खंड मतलब खंड, तो दो त्रिज्याओं के बीच जो हमने खंड लिया, जो भाग लिया, जो टुकड़ा लिया, वो त्रिज्य खंड है। अगर मुझसे इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाता तो कौन सा फार्मूला यूज करता, बहुत आसान है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ध्यान से समझ लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल पूछता तो आप लोग जानते होंगे पाई आर स्क्वायर, भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं पूरे वृत्त का एंगल कितना होता है, पूरा एंगल की बात करें तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। भाई पूरा एंगल 360 होता है ना, अगर आधा की बात करते हैं तो 180 हो जाता, पूरा लेंगे तो 360 हो जाएगा। तो यह क्षेत्रफल आया कहाँ से, मेन फार्मूला है आपका यह पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये मेन फार्मूला था आपका। तो जब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हम कितना का निकाल रहे हैं, तो हम देख रहे थे जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसका थीटा का मान कितना है, 360, क्योंकि पूरा का निकाल रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर 360 बटे 360, 360 से कट जाता है, पाई आर स्क्वायर बच जाता है, तो ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसीलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप फार्मूला यही लगाओगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जो एंगल दिया रहेगा उस हिसाब से काम कर लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था, चाप की लंबाई पूछा था, कि अगर त्रिज्य खंड है कोई, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने त्रिज्य खंड बनाया था, अभिप्रेत कोण कितना 30 डिग्री, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है कि ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, और पूछ क्या रहा है, चाप की लंबाई। चाप मतलब क्या, यह वाली, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी है। तो आप लोग जानते होंगे जो वृत्त का हम निकालते हैं, यह पूरा वृत्त होता है, वृत्त की परिधि की लंबाई, तो आप फार्मूला क्या लिख लेते हो, 2 पाई आर, पूरे वृत्त का हो गया ना, यह भी इसी पे निकलता है। 2 पाई आर कहाँ से आता है, 2 पाई आर यहाँ से आता है, जैसे इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 था, वैसे इसका भी होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, अब हमें परिधि कितनी निकालनी थी, तो परिधि पूरी निकालनी थी, कितने एंगल का, तो आपको मालूम है वृत्त का एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम थीटा का मान रख देते हैं क्या, 2 पाई आर इंटू 360 बटे 360, यह दोनों कट जाता है और आपको 2 पाई आर मिल जाता है। लेकिन अगर हमें कुछ भाग का निकालना हो, जैसे यहाँ पे निकालना है सिर्फ इस आर्क के चाप की लंबाई, तब क्या हो जाएगा, क्या पूछ रखा था, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। जब लंबाई की बात कर रहा मतलब इसकी बात, क्षेत्रफल की बात करता तो हम पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से निकाल लेते, पर इस लंबाई की मतलब इसकी लंबाई की बात कर रहा। जब पूरी लंबाई लेते हैं हम तो 2 पाई आर होता है, सिर्फ इतने की निकालना है तो उसके लिए हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। मतलब सेम वृत्त वाला ही फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है, जब त्रिज्य खंड का निकालना है तो थीटा बटे 360 उसके साथ जोड़ दो। 2 पाई आर आपका वृत्त की परिधि का होता है, जब त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई निकालना तो इसके साथ थीटा बटे 360 को गुणा कर दो, दोनों में वही काम करना। तो ये फार्मूला हमें मिल गया, अब इस पर बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं।
क्या फार्मूला है हमारे पास, 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360। अब देख लेते हैं, थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री और r का मान या त्रिज्या कितना है 15 है, रख लेंगे इसको। 2 इंटू पाई का मान आप लोग जानते होंगे, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए 3.14, या फिर आप 22/7 भी ले सकते हैं, जो मर्जी आप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पाई का मान लिख लेते हैं 3.14 इंटू r का मान 15 दे रखा है, इंटू थीटा का मान है 30 डिग्री बटे 360। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से कट गया, 3 से कट जाएगा 12 3 36, 2 से कट जाएगा 2 6 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब गुणा कर लेते हैं ऊपर, 3.14 इंटू 5 है, 5 चौक को 20 को 0 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा बटे 2, भाग दे लीजिए, 2 सते 14, हासिल 1 बचेगा 17, 2 8 16, 1 बचा 10, 2 5 10, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा आपका, 7.85 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आ जाएगा, त्रिज्या सेमी में थी भाई ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से इन दोनों फार्मूला को नोट कर लीजिएगा कि अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है या चाप की लंबाई पूछती है तो क्या यूज करना है। ठीक है, अगला कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a⁴m। ठीक है, कि अगर कहीं पे 1/a⁴m लिखा हुआ है तो इसका मान क्या होगा। अगर हम a को ऊपर ले जाते हैं और जब a को ऊपर ले जाएंगे तो a⁴m हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस में हो जाएगा। आप लोगों ने वैसा भी पढ़ा होगा, जब आप सॉल्व करते हैं कहीं पे भी होता है 1 बटे अगर 10⁴ होता है, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं 10⁻⁻⁴ हो जाता है। तो वही चीज़ है, 1/a⁴m है। अगर इसे a के पावर के रूप में लिखना है तो क्या होगा, घात में आपका माइनस लग जाएगा, a⁻−m हो जाएगा। या फिर अगर कहीं पे दिया हो कि a⁻−m है, इसका मान क्या होगा, तो इसे जब लिखेंगे तो 1/a⁴m लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और अगर a प्लस होता तो यह नीचे माइनस हो जाता, ठीक। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी कि जब भी हम इसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले आते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, a⁻−m। ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आप लोग अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपना आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ मुझसे फॉलो कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कुछ बातचीत करनी हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये है ग्लोबल, आपके स्पेलिंग देखिए GLOBAL ग्लोबल _ है ITI _ अभी, ठीक है। जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो उस पर इस आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। यह किसके बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। फार्मूला याद होगा आपको, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अभी ये माइनस लगा इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाता है। जब प्लस वाला होता है तो हर जगह प्लस होता है, माइनस वाले में भी सेम यही चीज होता है, बस यहाँ पे माइनस लग जाता है। अब इसको आगे लिखेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब जब यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का हर एक संख्या में गुणा होगा, तो अंदर जितनी भी संख्याएं हैं जिसके आगे माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जिसके आगे प्लस होगा वो माइनस होगा, मतलब सब संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा। तो ए में जब माइनस का गुणा हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस a²। बी वाला प्लस था तो माइनस का गुणा होने पर वो भी माइनस हो जाएगा, b²। और जब माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, मतलब सबका चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए a² माइनस a² दोनों आपस में कट जाएंगे,
बी स्क्वायर प्लस है वो माइनस है, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब ये दोनों प्लस है, प्लस 2ab और प्लस 2ab दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 4ab या 4ab। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल आसान है ये सब क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लीजिएगा और देखने के बाद आप इनका प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं मैंने बताया था। आप वेबसाइट पर चले जाइएगा globalITI.org, वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज वगैरह देख करके अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लस इन क्वेश्चनों को किसी भी हालत में मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी आगे वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।